उफ सर, ये सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज का सिलेबस है या चक्रव्यूह? हिस्ट्री रटो तो ज्योग्राफी निकल जाती है, और इन सब से बचो तो ये शिक्षण के उपागम आ जाते हैं। हर्बर्ट, मॉरिसन, किलपैट्रिक, ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग में वर्ल्ड वॉर चल रहा है। अरे कनिष्क, तू तो खामखा लोड ले रही है। देख, ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये तो सिनेमा है। अगर तू इन उपागमों को रटने की बजाय एक फिल्म की तरह देखेगी तो ये तुझे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फिल्म? सर, यहाँ जिंदगी की फिल्म फ्लॉप हो रही है और आपको सिनेमा सूझ रहा है। रीट में भी ये है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी ये है। आखिर ये उपागम विधि से अलग कैसे है? देख, विधि वो रास्ता है जिस पर तू चलती है, जैसे लेक्चर देना या प्रोजेक्ट बनवाना। लेकिन उपागम वो नजरिया है, वो चश्मा है जिससे तू उस रास्ते को देखती है। उपागम बताता है कि पढ़ाना क्यों है और कैसे स्ट्रक्चर करना है। आज हम इस चाय की थड़ी को क्लासरूम बनाएंगे और सामाजिक अध्ययन के 4 सबसे बड़े बाहुबली उपागमों का ऑपरेशन करेंगे। तैयार है? सबसे पहले हर्बर्टियन उपागम, द हर्बर्टियन अप्रोच, जिसे हम मेमोरी का दादाजी कहेंगे। दूसरा, मॉरिसन का इकाई उपागम, जो समझदार मैनेजर है। और तीसरा, प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, जो देसी जुगाड़ और प्रैक्टिकल मैन है। अंतिम है निर्मितिवाद या 5E मॉडल, जो आज का साइंटिस्ट है। सर, बाहुबली बोल दिया तो अब तो सुनना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन। सबसे पहले ये हर्बर्ट जी को लेते हैं। हमारे सिलेबस में इनका नाम तो ऐसे लिखा है जैसे इनके बिना पेपर ही नहीं बनेगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट यानी JF हर्बर्ट, ये जर्मन थे और इन्हें हम स्मृति स्तर के शिक्षण का जनक मानते हैं। कनिष्क, जब तू छोटी थी और तुझे पहाड़े याद कराए जाते थे, वो स्टाइल किसका था? वो तो बस रट्टा था सर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बस वही हर्बर्ट है। हर्बर्ट का मानना था कि हमारा दिमाग खाली स्लेट नहीं है, बल्कि एक एपरसेप्टिव मास है, यानी पूर्व ज्ञान का भंडार है। उनका सिद्धांत ये था कि नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ दो तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा। इस उपागम को पंचपदी भी कहते हैं। लेकिन रुक, पहले हर्बर्ट ने सिर्फ 4 स्टेप दिए थे। 1 स्पष्टता, 2 संबद्धता, 3 व्यवस्था, 4 विधि। बाद में उनके चेलों यानी जिलर और राइन ने इसे मॉडिफाई करके 5 स्टेप्स बना दिए, जो आज हमारे सिलेबस में हैं। सर, ये 5 स्टेप्स ही तो याद नहीं होते। इनका सीक्वेंस एग्जाम में पूछ लेते हैं और मैं गड़बड़ कर देती हूँ। अरे तो हम हैं ना, इसके लिए एक देसी ट्रिक बनाते हैं। मान ले तुझे घर पे स्पेशल राजस्थानी चाय बनानी है। ट्रिक है प्र प्र तू सा प्र, या फिर इंग्लिश में PPAGAA, यानी पापा प्रेजेंटेशन आज घर आए। चल, अब एक एक स्टेप को चीर फाड़ करके देखते हैं। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। सोच, अगर मैं क्लास में आते ही सीधे बोलूं कि चलो आज हम महाराणा प्रताप के युद्धों की तारीखें रटेंगे, तो क्या होगा? बोरियत होगी सर, और डर लगेगा। बिल्कुल, इसलिए प्रस्तावना जरूरी है। इसमें शिक्षक का काम है छात्र के पूर्व ज्ञान को टटोलना। यहाँ लॉ ऑफ रेडिनेस काम करता है। हम बच्चे का दिमाग गर्म करते हैं ताकि वो नया ज्ञान सोख सके। उद्देश्य क्या है? जिज्ञासा पैदा करना। तरीका? मैं सवाल पूछूंगा, कोई कहानी सुनाऊंगा या कोई चित्र दिखाऊंगा। अब देखो परीक्षा वाला सवाल। पाठ योजना का वह कौन सा चरण है जहां पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है? इसका उत्तर प्रस्तावना होगा। मतलब जैसे आप क्लास शुरू करने से पहले कोई शायरी सुनाते हो, वो प्रस्तावना है? 100% सही। माहौल बनाना ही प्रस्तावना है। अब माहौल बन गया, अब आती है मेन पिक्चर। ये पाठ योजना का दिल है। यहाँ शिक्षक नवीन ज्ञान देता है। एक्टिव कौन? शिक्षक फुल एक्टिव, छात्र थोड़े पैसिव, सुनने वाले। सिद्धांत क्या है? यहाँ हम विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, सिलेक्शन एंड डिवीजन। तरीका? लेक्चर, चार्ट, मैप, PPT। जैसे अगर मैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ा रहा हूं तो मैं मैप दिखाकर अरावली, मरुस्थल, हाड़ौती को समझाऊंगा। ये प्रस्तुतिकरण है। ओके, मतलब फिल्म शुरू हो गई। इंटरवल कब आएगा? अभी नहीं, अभी तो ड्रामा बाकी है। ये हर्बर्ट का मास्टर स्ट्रोक है। नया ज्ञान तो दे दिया, लेकिन वो दिमाग में चिपकेगा कैसे? जब हम उसकी तुलना पुराने ज्ञान से करेंगे। इसका उदाहरण है, मैंने तुझे लू के बारे में बताया कि ये राजस्थान की गर्म हवा है। अब मैं इसकी तुलना चिनूक यानी अमेरिका की गर्म हवा से करूंगा। या फिर मैं विधानसभा पढ़ाते समय उसकी तुलना संसद से करूंगा। और इसका फायदा? इससे 2 विचारों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। इसे ही साहचर्य कहते हैं। ओहो, तो जब आप कहते हो कि कनिष्क, तेरा गुस्सा तो चंबल नदी के बहाव जैसा है, तो आप तुलना कर रहे हो? बिल्कुल, और इससे तुझे याद रहेगा कि चंबल तेज बहती है। अब हमने बहुत सारे उदाहरण देख लिए। अब बारी है एक नियम या सिद्धांत बनाने की। ये काम आदर्श रूप से छात्रों को करना चाहिए, शिक्षक को नहीं।
इसका उदाहरण देखो। हमने देखा कि बाड़मेर में गर्मी है, जैसलमेर में गर्मी है, बीकानेर में गर्मी है। तो छात्र निष्कर्ष निकालेगा कि पश्चिम राजस्थान का जलवायु शुष्क और गर्म है। अब नुस्खा भी देखो। उदाहरणों से नियम की ओर, यानी इंडक्टिव मेथड यहाँ काम आता है। ये फाइनल स्टेप है। ज्ञान तो ले लिया, अब उसका इस्तेमाल करो। अगर छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थितियों में कर पाए तो समझो पढ़ाई सफल। इसमें एक्टिविटी, नक्शे में जगह भरना, खाली स्थान भरना या सवाल हल करना। परीक्षा टिप, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि हर्बर्ट की विधि में मूल्यांकन किस चरण में निहित है, तो जवाब अनुप्रयोग के आसपास ही होता है, क्योंकि यही पता चलता है कि बच्चे ने क्या सीखा। सर ये तो बहुत ही लॉजिकल है। PPAGAA, प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन। लेकिन सर लोग इसकी बुराई क्यों करते हैं? देख कनिष्क, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर्बर्ट की विधि शिक्षक केंद्रित है। इसमें तू छात्र चुपचाप बैठकर सुन रही है, जैसे कथा चल रही हो। ये रटने पर जोर देती है। ये उच्च कक्षाओं या क्रिएटिविटी के लिए अच्छी नहीं है। ये मेमोरी लेवल तक ही सीमित है। इसलिए 1920 के आसपास एक नया हीरो आया, H.C. मॉरिसन। उसने कहा, रटना बंद करो, समझना शुरू करो। अब सीन चेंज। हम मेमोरी लेवल से ऊपर उठकर बोध स्तर पर आ गए हैं। सिलेबस में साफ लिखा है, यूनिट प्लान, मॉरिसन अप्रोच। कनिष्क, एक बात बता, क्या हम पूरी फिल्म एक बार में देखते हैं या 5-5 मिनट के टुकड़ों में? पूरी फिल्म एक साथ देखते हैं सर, तभी तो कहानी समझ आती है। यही मॉरिसन का फंडा है। हर्बर्ट दैनिक पाठ योजना की बात करता था, टुकड़े, लेकिन मॉरिसन यूनिट प्लान की बात करता है, पूरी फिल्म। मॉरिसन का मंत्र है मास्टरी लर्निंग, यानी स्वामित्वाधिगम। जब तक बच्चा सीख न जाए तब तक आगे मत बढ़ो। उसका चक्र है प्री टेस्ट, टीच, टेस्ट, रीटीच, टेस्ट अगेन। सर इसके भी स्टेप्स हैं क्या? और क्या वो हर्बर्ट से अलग हैं? यही तो करोड़ रुपए का सवाल है कनिष्क। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 और 22 दोनों में ये सवाल आया था। मॉरिसन के भी 5 स्टेप्स हैं, लेकिन उनका ऑर्डर और मतलब अलग है। मॉरिसन के 5 पद यानी मॉरिसन्स 5 स्टेप्स ऑफ साइकिल फेज। सबसे पहले अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन, दूसरा प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन, और तीसरा आत्मसातकरण या परिपाक, चौथा है व्यवस्था या संगठन, और अंतिम है वाचन या अभिव्यक्तिकरण यानी रेसिटेशन। अब इसकी ट्रिक देखो। APAOR यानी एलिफेंट पर आया ऊंट राजा। चल अब इनको डिकोड करते हैं। सबसे पहले अन्वेषण को लेते हैं। ये हर्बर्ट के प्रस्तावना जैसा ही है, लेकिन इससे गहरा है। यहाँ शिक्षक ये पता लगाता है कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है, एंट्री लेवल बिहेवियर। इसका उद्देश्य है अपरसेप्टिव सीक्वेंस सेट करना, यानी बच्चे के दिमाग को ट्यून करना। वाह सर, ये तो दिमाग में छप गया। गुड। दूसरा है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। यहाँ शिक्षक पूरी इकाई यानी यूनिट का एक ओवरव्यू देता है। हर्बर्ट की तरह डिटेल में नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर बताता है। अंत में जब तक बच्चे को मोटिवेट ना कर दे और बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर ना हो जाए तब तक ये स्टेप चलता रहता है। और तीसरा है आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन, द गेम चेंजर। ये स्टेप मॉरिसन को हर्बर्ट से अलग बनाता है। यहाँ क्लासरूम बन जाता है लाइब्रेरी या लैब। एक्टिव कौन? छात्र, स्टूडेंट। काम, बच्चे खुद पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं। शिक्षक का रोल गाइड और सुपरवाइजर। मास्टरी, ये तब तक चलता है जब तक बच्चा कॉपी को पूरी तरह घोल कर पी नहीं जाता। मतलब यहाँ मुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ, और वो भी क्लास में ही, घर पर होमवर्क नहीं, क्लास में स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी। चौथा है व्यवस्था या संगठन। जब मास्टरी हो गई तो शिक्षक कहता है किताबें बंद करो और जो सीखा है उसे लॉजिकल तरीके से लिखो। उद्देश्य ज्ञान को व्यवस्थित करना। बच्चा अपने शब्दों में पूरा कॉन्सेप्ट लिखता है, इसे हम रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। और अंतिम है वाचन या अभिव्यक्तिकरण यानी रेसिटेशन। ये फाइनल शो है। छात्र क्लास के सामने आता है और पूरे टॉपिक को मौखिक यानी ओरली समझाता है, जैसे वो खुद टीचर हो। फायदा, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। सर एक मिनट, मुझे अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। हर्बर्ट और मॉरिसन में अनुप्रयोग का क्या चक्कर है? बहुत बढ़िया सवाल। यहाँ एग्जामिनर फंसाता है। इस टेबल को अच्छे से देखेंगे, इसको याद रखना है। इसमें याद रख, मॉरिसन में अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन नाम का कोई स्टेप नहीं है। वहाँ वाचन यानी रेसिटेशन अंत में आता है। ये सवाल रीट में आ चुका है। वाह सर, अब पिक्चर क्लियर हो रही है। अब वो प्रोजेक्ट वाले अंकल कौन है? किलपैट्रिक?
हाँ, विलियम हर्ट किलपैट्रिक यानी WH किलपैट्रिक, ये अमेरिका के थे और जॉन डीवी के शिष्य थे। ये उपागम प्रयोजनवाद पर आधारित है। सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना और लर्निंग बाय लिविंग यानी जीवन द्वारा सीखना। किलपैट्रिक की परिभाषा, प्रोजेक्ट वो सोद्देश्य पर्पसिव प्रक्रिया है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता यानी होल हार्टेडनेस के साथ किया जाए। इसमें भी स्टेप्स हैं क्या सर? बिल्कुल, इसके 6 स्टेप्स हैं और इनका ऑर्डर भी रटना पड़ेगा। इसकी ट्रिक है परि उ यो का मूले। परि से परिस्थिति प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। शिक्षक सीधे काम नहीं देता, वो ऐसी स्थिति बनाता है कि बच्चे खुद कहें सर हमें ये करना है। जैसे बच्चों देखो स्कूल का बगीचा कितना गंदा है, बच्चे खुद बोलेंगे चलो साफ करते हैं। उ से उद्देश्य चयन करना, चूजिंग एंड पर्पसिंग। बच्चे प्रोजेक्ट चुनते हैं, शिक्षक सिर्फ गाइड करता है। उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। यो से योजना बनाना, प्लानिंग, कौन क्या करेगा, कब करेगा, क्या सामान चाहिए। क से क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन, सबसे लंबा स्टेप। बच्चे काम करते हैं, गड्ढा खोदना, पौधे लगाना, डेटा कलेक्ट करना, शिक्षक देखता रहता है। मू से मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, क्या हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, हमने क्या गलतियां की। ले से आलेख या रिकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट फाइल बनाना जिसमें सब कुछ लिखा हो। सर हमारे स्कूलों में तो बस थर्माकोल के मॉडल बनवाते थे, क्या वो प्रोजेक्ट है? नहीं, अगर वो सोद्देश्य यानी पर्पसिव नहीं है और उसमें सामाजिक वातावरण नहीं है तो वो प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट रियल लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। आरपीएससी का फंसाने वाला सवाल, प्रायोजना विधि के जनक कौन है? अगर ऑप्शन में किलपैट्रिक है तो वही सही है। अगर पूछे विचारधारा किसने दी तो जॉन डीवी आएगा। और सर इसके नुकसान? नुकसान, सिलेबस पूरा नहीं होता, इतना टाइम लगता है कि साल खत्म हो जाएगा। महंगा, गरीब स्कूलों में संसाधन नहीं होते, हर टॉपिक नहीं पढ़ा सकते। अकबर की नीतियां प्रोजेक्ट से पढ़ाना मुश्किल है। अब आते हैं उस हीरो पर जो आज के दौर यानी एनसीएफ 2005 का राजा है, निर्मितिवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। अब तक यानी हर्बर्ट में हम मान रहे थे कि बच्चे का दिमाग खाली बाल्टी है, उसमें ज्ञान भरो, लेकिन निर्मितिवाद यानी जीन पियाजे और वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करता है अपने अनुभवों से। तो इसमें टीचर क्या करता है, भजन कीर्तन? नहीं, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का रोल सुगमकर्ता यानी फैसिलिटेटर है। टीचर ज्ञान देता नहीं है, वो ऐसा माहौल बनाता है जहां बच्चा खुद सीखे। इसे हम स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा कहते हैं। 5E मॉडल यानी द 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल, ये निर्मितिवाद को क्लास में लागू करने का तरीका है। इसे रॉजर बाइबी और BSCS ने डेवलप किया। इसके 5 चरण हैं, अंग्रेजी के E से शुरू होते हैं। सबसे पहले एंगेज यानी संलग्न करना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, जिज्ञासा जगाना, हर्बर्ट के प्रस्तावना जैसा। जैसे क्या तुमने कभी सोचा है कि बारिश का पानी कहाँ जाता है? दूसरा एक्सप्लोर यानी अन्वेषण करना, बच्चे खुद चीजों को छूते हैं, प्रयोग करते हैं, डेटा ढूंढते हैं। टीचर सिर्फ देखता है यानी ऑब्जर्व। तीसरा एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना। ध्यान दे कनिष्क, यहाँ पहले बच्चे अपनी भाषा में समझाते हैं कि उन्होंने क्या देखा, उसके बाद टीचर वैज्ञानिक शब्द यानी साइंटिफिक टर्म्स बताता है। पारंपरिक क्लास में टीचर पहले समझाता है फिर बच्चे करते हैं, यहाँ उल्टा है। चौथा इलैबोरेट यानी विस्तार करना, सीखे हुए ज्ञान को नई स्थितियों में लगाना। और अंतिम इवैल्यूएट यानी मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये देखना कि बच्चे ने ज्ञान बनाया या नहीं। मतलब 5E में एंगेज इक्वल्स टू ट्रेलर, एक्सप्लोर इक्वल्स टू फिल्म देखना, एक्सप्लेन इक्वल्स टू दोस्तों को कहानी सुनाना, इलैबोरेट इक्वल्स टू सीक्वल की सोचना, इवैल्यूएट इक्वल्स टू फिल्म का रिव्यू। कनिष्क, तू तो जीनियस निकली। यही है 5E मॉडल। आरपीएससी में पूछेगा शिक्षक का रोल क्या है तो ठोक के आना फैसिलिटेटर। सर एक छोटा सा डाउट और है, ये एकीकृत उपागम इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? देख, सामाजिक अध्ययन खुद एक खिचड़ी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। एकीकृत उपागम कहता है कि इन सबको अलग अलग मत पढ़ाओ। अगर मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहा हूं तो मुझे उसका भूगोल, नदियां, उसकी अर्थव्यवस्था, व्यापार, उसका समाज, रहन सहन सब एक साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। एनसीएफ 2005 भी यही कहता है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ो और विषयों की दीवारें गिरा दो। अब तक जो पढ़ा उसका टेस्ट हो जाए। ये सवाल पिछली परीक्षाओं रीट और आरपीएससी के हैं। तैयार? यस सर, बिल्कुल तैयार हूं मैं। प्रश्न 1, प्रयोजना विधि के चरणों का सही तार्किक क्रम क्या है? ए, योजना, उद्देश्य, क्रियान्वयन। बी, उद्देश्य, योजना, क्रियान्वयन। सी, क्रियान्वयन, योजना, मूल्यांकन। सर आपने कहा था परि उ यो,
पहले परिस्थिति, फिर उद्देश्य, फिर योजना, तो सही क्रम होगा बी, उद्देश्य, योजना, क्रियान्वयन, क्योंकि बिना उद्देश्य की योजना कैसे बनेगी? शाबाश, बिल्कुल सही। बहुत बच्चे पहले योजना लगा देते हैं, जो गलत है। नेक्स्ट, मॉरिसन के इकाई उपागम में कौन सा पद हर्बर्ट की विधि में नहीं है? ए, प्रस्तुतिकरण, बी, आत्मसात्करण, सी, सामान्यीकरण, डी, प्रस्तावना। हर्बर्ट में PPAGA है, मॉरिसन में EPAOR है। हर्बर्ट में आत्मसात्करण नहीं है, वो मॉरिसन का स्टार प्लेयर है, तो उत्तर बी। थर्ड, निर्मितिवाद कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए, सूचनादाता, बी, अनुशासनकर्ता, सी, सुगमकर्ता, डी, निर्देशक। ये तो अभी फिल्म के रिव्यू में देखा था, सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर। गुड। प्रश्न 4 देखो। हर्बर्ट की पंचपदी में तुलना, कंपैरिजन किस चरण के बाद आती है? ए, प्रस्तावना, बी, प्रस्तुतिकरण, सी, सामान्यीकरण, डी, अनुप्रयोग। ट्रिक थी PPA, P प्रेपरेशन यानी प्रस्तावना, P प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, A एसोसिएशन या तुलना, तो ये प्रस्तुतिकरण B के बाद आती है। देख कनिष्क, तूने आज चारों बाहुबली हरा दिए। हर्बर्ट याददाश्त का मास्टर, PPAGA, मॉरिसन समझ का मैनेजर, EPAOR, प्रोजेक्ट करके सीखने वाला इंजीनियर, पर्पस, प्लान, एग्जीक्यूट, 5E या निर्मितिवाद, ज्ञान बनाने वाला वैज्ञानिक, फैसिलिटेटर। एग्जाम में बस ये देखना कि सवाल किस लेवल का है। तथ्य पूछे तो हर्बर्ट, समझ पूछे तो मॉरिसन, जीवन या समाज पूछे तो प्रोजेक्ट, खोज या निर्माण पूछे तो 5E या निर्मितिवाद। सर, अब तो लग रहा है कि पेपर की खोपड़ी में छेद कर दूंगी। ये सिनेमा तो सुपरहिट था। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। रीट हो या सेकंड ग्रेड, अपनी कुर्सी पक्की है। अब जा और घर जाकर एक बार मॉरिसन की वेब सीरीज को बिना देखे लिख लेना। वही तेरा आज का रेसिटेशन होगा। जैसा कि आप जानते हैं, रीट मुख्य परीक्षा मान एग्जाम के लिए सामाजिक अध्ययन SS की शिक्षण विधियों का महासंग्राम शुरू हो चुका है। आज हमने पूरी शिद्दत के साथ 2 महत्वपूर्ण दो क्लासेस पूरी कर ली हैं। और सुनिए, मेरा वादा है आपसे, अगले सिर्फ 5 दिनों के अंदर, जी हाँ, अगले 5 दिन में आपकी सारी शिक्षण विधियां यहीं YouTube पर कंप्लीट करवा दी जाएंगी। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। लेकिन एक कड़वा सच बताऊं, सिर्फ लेक्चर देखने से अगर सिलेक्शन होता तो आज हर कोई सरकारी नौकरी में होता। सिलेक्शन उनका होता है जो लेक्चर के बाद खुद को परखते हैं। आप वीडियो देख लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल के उस दबाव में प्रश्न सही कर पाएंगे या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? और एग्जाम से एक दिन पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कैसे करोगे? यहीं पर आपकी मदद करेगा आपका अपना साथी टेस्टक्यू ऐप। मैंने आप लोगों के लिए इस ऐप पर एक ऐसी चीज तैयार की है जो आपकी तैयारी में रामबाण साबित होगी। टेस्ट सीरीज, जो क्लास यहां ले रहे हो उसका टेस्ट वहां दो, खुद को चेक करो। 1 लाइनर सबसे अहम और सबसे बड़ी बात, 1 लाइनर्स। ध्यान से सुनना, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले टेस्टक्यू ऐप के ये 1 लाइनर्स पढ़कर जरूर जाना। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये मेरे अनुभव का निचोड़ है। एग्जाम में सीधे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इंतजार किस बात का? अभी प्ले स्टोर पर जाओ या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और टेस्टक्यू ऐप अभी डाउनलोड करो। ये 5 दिन की क्लास और टेस्टक्यू ऐप के 1 लाइनर्स, ये कॉम्बिनेशन ही आपको बाकियों से आगे ले जाएगा। बाद में ये मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। जी सर, मैं और मेरे सभी दोस्त यहीं से पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और हमें लग रहा है हम यहाँ से अब की बार जरूर सिलेक्शन ले लेंगे। बहुत अच्छा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ऐप डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को धार दो। जय हिंद।